बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आलमी माशी निज़ाम में इनकलाब है और ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका पर मबनी इक़्तिसादी ग्रुप का इजलास साउथ अफ्रीका में हुआ और इसमें अब 6 मज़ीद ममालिक को शमूलियत की दावत दी गई है, जिसमें ईरान, इथियोपिया, अमारात, सऊदी अरेबिया, मिस्र और अर्जेंटीना शामिल है। इससे आलमी माशी निज़ाम के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे? क्या अमलन मगरब की माशी बालादस्ती का ख़ात्मा हो सकेगा? डॉलर में जो तजारत हो रही है इसका ख़ात्मा हो सकेगा? इस इंतहाई अहम मौजू पर अपने पहले सेगमेंट में बात करेंगे और दूसरे सेगमेंट में नाज़रीन हम बात करेंगे सी पैक के तहत पाकिस्तान और चीन के दरमियान अमलन तजारत शुरू हो चुकी है। और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे सितंबर में भारत में होने वाली G20 समिट के सरबराहान को एमनेस्टी इंटरनेशनल और दुनिया भर की इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इंतहाई अहम खतूत लिखे इन ममालिक के सरबराहान को, और इसमें इनसे दरख्वास्त की गई है कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम मकबूजा कश्मीर में होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लिया जाए। इस हवाले से आज हमारे साथ प्रोग्राम में जो शुरका मदू हैं, इनका तारफ़ आपसे कराते हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं एम्बेसडर नजमो साकिब साहब। बढ़ते हैं तर्जमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच जो आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। एम्बेसडर मुमताज़ ज़ारा बलोच, ये बताइए कि ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट है ब्रिक्स का इजलास होना, और इसमें फिर 6 ममालिक की रुकनीत भी बहुत अहम है। कैसे देखती हैं कि आलमी इक़्तिसादियात में यकीनी तौर पर यह एक बहुत बड़ा इनकलाब है कि लोकल करेंसी में ट्रेड की जाएगी, डॉलर की बालादस्ती ख़त्म होगी, लेकिन स्पेसिफ़िकली ये बताइए कि इसमें पाकिस्तान में मुस्तकबिल में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पाकिस्तान क्या इसमें अप्लाई करेगा? और जी जी शुक्रिया। एक्चुअली जिस तरह कि आप जानते हैं, पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर नहीं है और ये इस ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 5 ममालिक हैं और इनकी जो मेंबरशिप है ये एक क्लब की तरह अब तक थी, जिसमें ये खुद से डायरेक्शन इन्होंने वज़ा की हुई थी कि डेवलपिंग कंट्रीज की बिहाफ पे कुछ डिसीजन ले सकें और कुछ फैसले कर सकें। तो इस वजह से थोड़ी सी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। अब इन्होंने एक ब्रिक्स को एक्सपेंड करने की बात की है और इन्होंने नए ममालिक को इनवाइट किया है। तो ये एक नई डेवलपमेंट है जिसको पाकिस्तान बिल्कुल एग्जामिन करेगा और इसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखने हैं और इंक्लूडिंग हमने इसमें मेंबरशिप लेनी है कि नहीं, ये भी फैसला किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त हम इसके जो नताइज आए हैं उनका तज्जिया कर रहे हैं। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, ब्रिक्स का इजलास जो है वो आपने देखा कि इस वक्त बैनुल-अक़वामी मीडिया की जो शह सुर्खियाँ हैं वो ब्रिक्स का इजलास है। और ब्रिक्स आम जो हमारे देखने वाले नाज़रीन उनके लिए हम बता दें कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो इसका सरबराही इजलास हुआ है साउथ अफ्रीका में, और इसमें यह तय किया गया कि 6 नए ममालिक को रुकनीत दी जाएगी। उसमें भारत भी शामिल है और जो दीगर ममालिक हैं पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं। क्या सवाल स्पेसिफिकली ये, फिर उससे बाद एक्सपर्ट ओपिनियन नजमो साकिब साहब से भी लेंगे कि क्या इन 6 ममालिक की ब्रिक्स में शमूलियत से अब 1 जनवरी 2024 से ये 11 हो जाएंगे, क्या आलमी मईशत पे कुछ असर पड़ेगा, जिसका बुनियादी फोकस ये था कि डॉलर की बालादस्ती को ख़त्म करें, मगरब की बालादस्ती को ख़त्म करें और तरक्की पजीर ममालिक अपना माशी मुस्तकबिल बेहतर करें? डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब। बहुत शुक्रिया जनाब। आई थिंक बहुत अहम मौजू का आपने इंतखाब किया। मैं कोशिश करता हूँ आपके जामे सवाल का मुख्तसर जवाब देने की। जी देखिए, इसको आप 3 एतबार से मैं समझता हूँ कि जो ब्रिक्स का एवोल्यूशन और एक्सपेंशन है जी ये एक बहुत सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इंटरनेशनल सिस्टम या वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। जी बुनियादी आर्गुमेंट मेरा जो है ये है कि देखिए, जो मौजूदा आलमी निज़ाम है, चाहे वो सियासी हो या माशी हो, वो दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका ने मुरतब किया है, जिसमें जो माशी और सियासी इन्फ्लुएंस है वो P5 ने डोमिनेट भी किया है और मोनोपोलाइज भी किया है पिछले तकरीबन 78 साल में।
तो जो ब्रिक्स की इस वक्त एवोल्यूशन है, मैं समझता हूँ अगर आपको याद हो, जो अक्टूबर लास्ट ईयर अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई थी, उसमें उन्होंने 2 बातें बड़ी अहम की थी। एक बात उन्होंने ये की थी कि ये जो दहाई है, मौजूदा जो डेकेड है, ये डिसाइसिव डेकेड है वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से। क्या इसमें तब्दीली होगी या ये बदस्तूर अमेरिका की डोमिनेंस पे रहेगा। दूसरी बात उन्होंने ये की थी कि जो असल दुनिया का स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है वो ग्लोबल सप्लाई चेन और इंडस्ट्रियल चेन की डोमिनेंस का है। तो क्या वो रूस और चीन की जो इकोनॉमिक राइज एक्सपेंशन है उसको वो रोकना चाहता है अमेरिका। तो ब्रिक्स को अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ब्रिक्स का जो रैपिड यानी कि एक्सपेंशन है वो 3 एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है, अगर जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो इसमें वो रियासतें भी अब शामिल हो रही हैं जो कि पिछले 50-60 साल से अमेरिका की बहुत करीबी हलीफ और एलाइज रही। ये एक बहुत जिस तरह सऊदी अरबिया हो गया, मुत्तहिदा अरब अमारात हो गए, ये तो बहुत मजबूत एलाई थे। बिल्कुल। लेकिन सऊदी अरब को देखें कि वो सिक्योरिटी के ऊपर कंप्लीटली अमेरिका पे डिपेंड करता रहा है, अब वो भी ब्रिक्स में जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए और अपनी पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए वो सिर्फ अमेरिका पे निसार नहीं करना चाहता। पहली बात, यूएई का भी हवाला दे दिया आपने। देखिए, इसी तरह फ्यूचर में इंडिया जो है वो अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और अगर वो भी एससीओ में, ब्रिक्स में और दीगर अलायंसेस में भी शामिल हो रहा है तो अमेरिका में इसको इस तरह इंटरप्रेट किया जाएगा कि अमेरिका भी कंप्लीट कमिटमेंट सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में अमेरिका को ऑफर नहीं कर रहा है। ये इसका जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है। जियो इकोनॉमिकली तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है। उसकी बुनियादी वजह, जिस तरह आपने खुद भी इब्तदाई कलमात में कहा कि डॉलर दुनिया में एक डोमिनेंट करेंसी है इंटरनेशनल ट्रेड की, और अगर ये ब्रिक्स के ममालिक अपने बाहमी तिजारत के लिए ऑल्टरनेटिव करेंसी पे इन्हिसार करेंगे तो रिलेटिवली जो डॉलर के ऊपर इन्हिसार है एज द डोमिनेंट इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी, वो बतदरीज कम होगा, जो कि अमेरिका की इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं, चैलेंज होगा। और जो तीसरा पहलू है वो ये है कि यूएई, ईरान, सऊदी अरबिया, रशिया, ये बहुत बड़े दुनिया के लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर हैं। तो एनर्जी पॉलिटिक्स के हवाले से भी ब्रिक्स में जब ये आपस में ट्रेड करेंगे या दीगर ममालिक को एक्सपोर्ट करेंगे ऑयल, और दुनिया का 65% ऑयल की एक्सपोर्ट्स इन ममालिक से है, तो ये अगर करेंसी के लिए डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वर्ल्ड एनर्जी ट्रेड के अंदर भी डॉलर की अहमियत कम हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ इसके राइज के लिए के साथ, जिस तरह वज़ीर खारजा की तर्जुमान ने कहा, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो कई अपॉर्चुनिटीज उभर रही हैं, और मैं समझता हूँ फ्यूचर में पाकिस्तान भी इसको कंसिडर करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर जो कि यूएस लेड है, वहां इसको बहुत तशवीश की निगाह से देखा जा रहा है। जी, एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, आपने साउथ अफ्रीका में भी सर्व किया और ब्राज़ील में भी, और ये ब्रिक्स की समिट साउथ अफ्रीका में हो रही है, तो जो बातें हो चुकी हैं उससे हट के कि क्या ये मुमकिन है इस वक्त कि दुनिया में मौशी इनकलाब आ जाए, जिस तरीके से कहा गया है कि अब साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील और दीगर ममालिक जो हैं वो लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। ब्राज़ील को भी बहुत बड़े मौशी चैलेंजेस का सामना है, लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल का वेस्ट यकीनी तौर पे, यानी जो इस वक्त वाशिंगटन है और उसके साथ जो उसके बड़े इत्तेहादी हैं, वो इन तमाम डेवलपमेंट्स को बड़ी करीबी नज़र से देख रहे हैं। अब क्या उनके लिए मुमकिन होगा कि इन चीज़ों को रिवर्स करें, कोई कंस्पिरेसी चलाएं, कुछ चीज़ करें, या वो इस नई होने वाली तब्दीलियों को यकीनी तौर पे कबूल करेंगे? मतीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका GTV का। देखिए, मैंने ज़ाती तौर पे इस ऑर्गेनाइजेशन से डील किया है, साउथ अफ्रीका में भी और ब्राज़ील। तो मेरा एंगल ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। मैं वो टेक्निकली बात नहीं करूंगा क्योंकि आपका प्रोग्राम जो है वो मुख्तसर होता है और आप मुझे वक्त भी बहुत कम देते हैं। नहीं, आपके लिए प्रोग्राम और वक्त आपके लिए खुला है एम्बेसडर साहब। अच्छा, सबसे पहले तो मैं 2-3 वजाहतें करना चाहूंगा ब्रिक्स के बारे में। देखिए, ब्रिक्स है ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, इक्तिसादी अलायंस है। ये मिलिट्री अलायंस नहीं है, लिहाजा इसको ये ना समझिए कि ये कोई अमेरिका या EU या वेस्ट के खिलाफ कोई महाज।
ये पहला हमने गलतफहमी दूर करनी है। दूसरी गलतफहमी ये है कि ऐसे लग रहा है कि जिस तरह से ब्रिक्स जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आ रहा है, माशी तौर पे बहुत बड़ा चैलेंज बन के आ रहा है अमेरिका के लिए, जर्मनी, फ्रांस, यूके वगैरह वगैरह EU के लिए। ऐसा कोई इरादा ब्रिक्स का नहीं है। ये मैंने दो बातें आपको नहीं है, मैं बताता हूं आपको, उसकी डिटेल अब बताते हैं। देखिए 2009 में जब इसको 14 साल हो गए हैं ब्रिक्स को, जब इसका आइडिया आया था तो ये आइडिया वही था जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बड़े अरसे से चल रहा है कि किसी तरीके से IMF का इलाज किया जाए, किसी तरीके से वर्ल्ड बैंक का इलाज किया जाए, अपना ही बैंक बनाया जाए, जो कि ब्रिक्स ने बनाया। अब ये कि 14 बरसों में अगर आप इसकी कारगुजारी देखें और देखें कि क्या रिजल्ट्स पैदा हुए हैं, तो मुझे उसमें कोई खातिर खा कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जिसकी वजह से पेरिस में या लंदन में या लॉस एंजलिस में या वॉशिंगटन में कोई तशवीश की लहर दौड़ी हो। ऑप्टिक्स की बात करते हैं, ऑप्टिक्स अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको नजर आता है कि ईरान जी मिसाल के तौर पे, वो तो सबको पता है कि यानी यूनाइटेड स्टेट्स का वो दोस्त नहीं है और उनके बड़े मसाइल हैं, न्यूक्लियर से लेके दाएं बाएं। भाई वो ईरान अब उधर चला गया तो इसका मतलब ये है कि वो एंटी वेस्ट हो गया, एंटी US हो गया। पिछली जो इसकी मिसाल दूंगा कि इसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है, पिछली समिट जो हुई पिछले साल जुलाई में मेरा ख्याल हुई, उसमें डिक्लेरेशन में उन्होंने लिखा कि जी ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में हम कुछ जो है पेशरफ्त करेंगे। ये आपको पिछले साल की ब्रिक्स की जो डिक्लेरेशन हुई, एक साल गुजर गया है, मैंने इस एक साल में कोई एक ऐसा स्टेप नहीं देखा जो ब्रिक्स ने एज अ होल एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन के उठाया हो। इसी तरह से पाकिस्तान के जिम्न में जो मैं बात करूंगा कि इसी डिक्लेरेशन में पिछले साल उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से जो एक्सपोर्ट होता है टेररिज्म, यानी जो दहशतगर्दी आती है, उसको रोका जाएगा। और ब्रिक्स का जो उन्होंने एक्सप्रेस किया कंसर्न, इस पूरे एक बरस में मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई ब्रिक्स के हवाले से उन्होंने हैसियत मजमूई किसी किस्म की कोई बात की हो, कोई एक्शन लिया हो, कोई किसी किस्म की कोई पेशरफ्त हुई हो। ये दो मिसालें देख के मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि देखिए, ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपने ये देखना है कि इस ब्रिक्स का जो पहले ब्रिक थी, साउथ अफ्रीका बाद में शामिल हुआ, 6 ममालिक शामिल हुए, 25-26 के करीब लाइन में लगे हुए हैं। ये जो है ये EU नहीं बनेगी कभी, EU नहीं बनेगी, ये कभी नहीं बन सकती, ये आसियान भी नहीं बन सकती जब तक के, देखिए हिंदुस्तान इसमें मौजूद है, उसके मुकाबले में चाइना मौजूद है, दोनों के बॉर्डर इश्यूज हैं, जो कि PM मोदी ने पहली दफा इसकी साइड लाइन पे जो इस दफा ब्रिक्स हुई है उसमें बाकायदा तौर पे उन अपना कंसर्न जाहिर किया है। बायलैटरल मैटर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं मतीन साहब, दो तरफा, उसके लिए अब यूनाइटेड नेशंस को देख लीजिए जी। हमने ब्रेक की तरफ भी जाना है, हमने ब्रेक की तरफ भी जाना है, आप जुमला मुकम्मल कीजिए। बस आखिरी, इस वक्त की आखिरी बात कि एक 9 ममालिक ने मिलकर कर क्या लिया, बायलैटरल मसाइल तो वहीं पे हैं। हाँ, सिर्फ एक ये है कि ये एक इंडिकेशन है, ये चेतावनी है जो वो वहां के इस्तेमाल करते हैं ना उन ममालिक के लिए जो समझते हैं कि अमेरिका की बालादस्ती जिंदगी भर रहेगी, हमेशा के लिए रहेगी, माशी तौर पे। मैं फिर से कहूंगा, मिलिटरीली अस्करी तौर पे अभी तक ब्रिक्स ने अपने अज़ाइम का इजहार नहीं किया। जी नाजरीन, बिल्कुल अभी तक ब्रिक्स ने अपने जो मिलिट्री अज़ाइम है उनका इजहार नहीं किया, सिर्फ दुनिया में एक मुतबादल माशी क़ुव्वत के तौर पर उभरने की ख्वाहिश का इजहार किया है। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम अब बात करेंगे पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी अब मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो चुकी है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान और चीन के दरमियान। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ब्रिक्स की, और अब हम बात करेंगे पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की। और इस हवाले से अहम तरीन पेशरफ्त यह है कि ये दो तरफ़ा तिजारत के लिए ये राहदारी बहाल हो चुकी है, और नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल का चीन की मारूफ कंपनी के साथ इश्तराक हुआ है, और पहली मरतबा माल बर्दारी CPEC के तहत पाकिस्तान और चीन में शुरू हो चुकी है। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत अरसे से हम सुन रहे थे कि CPEC के तहत तिजारत कब शुरू हुई। ये बाकायदा तौर पर नेशनल लॉजिस्टिक सेल की जानिब से ये जो आज तिजारती एक्टिविटी शुरू हुई है और चीन की कंपनी के साथ इश्तराक किया गया है। और अभी एक महीना पहले ही हमने CPEC की 10वीं एनिवर्सरी भी देखी, 10वीं सालगिरह भी देखी। क्या आप समझते हैं, और हमने पहले ब्रिक्स का भी जिक्र किया, ये चीन और पाकिस्तान का यकीनी तौर पे ये खित्ते में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए भी एक माशी इनकलाब होगा? जी देखिए, CPEC की जो पेशरफ्त है ये इंतहाई खुशाइंद मामला है जी। और मैं समझता हूँ 10 साल के बाद थोड़ी सी इसकी प्रोग्रेस और कल्मिनेशन और कंप्लीशन की तरफ जो रफ्तार है उसमें तेज़ी आई है। ये खुशाइंद पहलू है जी। अलबत्ता मैं समझता हूँ कि इसमें 3-4 पहलू और भी हैं जिनको मैं समझता हूँ हुकूमत वक्त और फ्यूचर में आने वाली जो हुकूमतें हैं उनको एक तसलसल के साथ उस पर तवज्जो देनी है जी। दूसरा मामला सिक्योरिटी का है, सबसे इम्पोर्टेंट कि सिक्योरिटी से मुराद सिर्फ फिजिकल सिक्योरिटी नहीं है, बल्कि जो इन्वेस्टमेंट रिस्क है या फाइनेंशियल रिस्क है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसको भी रिड्यूस करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना, हमारा जो रेड टेप सिस्टम है और वो तमाम ट्रेडर जो इससे फ़ायदा उठाते हैं, इस्तेफादा करते हैं, उनके लिए बेहतरीन सहूलतकारी प्रोवाइड करना। इसमें आपको अपना जो कॉर्पोरेट और ट्रेडिंग कल्चर है ना, उसको भी बेसिकली रिव्यू करना होगा। और आखिरी बात ये है कि असल जो CPEC की कामयाबी है वो उस वक्त होगी जब इस तिजारत, इस महफूज और रेगुलर तिजारत के फ़वाइद जो हैं वो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तानी पीपल के लिए सामने आएंगे, और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उनका मेयार जिंदगी भी बेहतर होगा, और पाकिस्तान को इस ट्रेड के जरिए से एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में भी जब फायदा होगा तब हकीकी मानों के सम्राट हम तक पहुंचेंगे। मैम ये बताइए कि इसमें ईरान की शमूलियत हो गई है, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और फिर उसके साथ साथ मिस्र, ये तो पाकिस्तान के इंतहाई बरादराना पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं। इन मुल्कों की शमूलियत ख़ास तौर पे आप कैसे देखती हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली यकीनी तौर पे पाकिस्तान को फ़ायदा तो पहुंचेगा, अगरचे कि पाकिस्तान रुकन मुल्क नहीं है? देखिए कि पहले भी इस ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान के 2 ममालिक शामिल हैं, चीन है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, रशिया है। इन ममालिक के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और नए ममालिक भी शामिल हुए हैं जो अब शामिल होने जा रहे हैं, इनके साथ भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो हम समझते हैं कि इससे पाकिस्तान के ब्रिक्स के साथ एंगेजमेंट में एक मस्बत पेशरफ्त होगी जी। एकेडमिकली एक सवाल है कि अब ग्लोबल नॉर्थ से जिस तरह आलमी सियासत का रुख अब ग्लोबल साउथ की तरफ जा रहा है, इस ट्रेंड को आप कैसे देखती हैं? देखें, ये एक डिबेट है जिस पे सब एक्सपर्ट शायद एग्री ना करें, लेकिन ये यकीनन अब डेवलपिंग कंट्रीज अपना एक मुकाम बना रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। हाँ जी, और बहुत सारे नए लोग, नए ममालिक अब आगे आ रहे हैं जिनकी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, जो पहले शायद तरक्की पजीर थे अब डेवलपमेंट की तरफ आ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स उनके ख्यालात उसी हिसाब से डेवलप हो रहे हैं, और उनका ख्याल है कि उनको इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग में उनका एक रोल होना चाहिए। जी, एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल आपके सामने अब बहुत चैलेंजेस हैं, हमारी बरामदात के इशूज़ हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर के ऊपर बहुत प्रेशर है इस वक्त, हमें कर्ज़ों की अदायगियाँ करनी है। और ये अब जो CPEC के तहत अब चीन और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत शुरू हुई है, और जिस तरह डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी कहा कि इसके जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट्स हैं आम आवाम के ऊपर, तो आप समझते हैं कि आगे चल के ये जो तिजारत आज बहाल हुई है इसका यकीनी तौर पे नीचे आवाम के ऊपर मुल्क की माशी तकदीर इससे बदल सकेगी? मतीन साहब,
10 साल अभी हमने मनाए हैं। उधर से डेप्यूटी मिनिस्टर आए, प्राइम मिनिस्टर आए थे। बिल्कुल। जी। और उन्होंने आके सेलिब्रेशंस में हिस्सा लिया और पाकिस्तान और चाइना ने इयादा किया इस बात का कि पिछले 10 साल जो हैं गुजर गए, जैसे भी गुजर गए, जो आइंदा आने वाली फेज है उसमें बाकायदा तौर पे कमिटमेंट के साथ साथ, रिजॉल्व करने के साथ साथ इस चीज का इयादा किया गया कि जी पाकिस्तान की तरफ से अब किसी किस्म की कोई सुस्ती बरती नहीं जाएगी। और वो बाकायदा तौर पे चाइना ने इसको एक्सेप्ट भी किया। तो बॉटम लाइन इसमें ये है कि ये जिस राहदारी की आप बात कर रहे हैं ना, ये मेरे नजदीक उसका पहला कदम देख लीजिए जी कि आपने जो दूसरी फेज की है सी पैक की, उसको आपने बाकायदा तौर पे कंपनी टू कंपनी वाली बात जो है ना, जो कि असल में होती है। देखिए हुकूमतें जो हैं या रियासतें जो हैं वो एक एग्रीमेंट करती हैं, काम तो कंपनियों ने करना होता है, बिजनेसमैनों ने करना होता है, बहुत सारे जो कंग्लोमरेट्स हैं वो बीच में आते हैं, गैस की कंपनियां, उसके बाद आपके जो है वो तेल का मसला, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां। तो मुझे खुशी इस बात की है कि इब्तिदा जो हुई है दूसरी फेज की सी पैक की, वो प्रैक्टिकली ना सिर्फ हुई है बल्कि वो दिखाई भी गई है। वो कहते हैं ना कि जस्टिस शुड ओनली नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी मैनिफेस्टली डन। तो बताया जा रहा है और हमने वो पूरा क्लिप देखा जिसमें वो तालियां शैलियां बजी। मेरे नजदीक ये बड़ी अहम और खुशाइन बात है कि इसकी इब्तिदा अच्छी हुई है। अब यह है कि हमारे यहाँ जो कुछ मसाइल हैं जिनका जिक्र अभी हुआ, एक तो ये है, सबसे पहले आपने सी पैक का जब जिक्र करना है तो आपने बलोचिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करने हैं। जब तक बलोचिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे, आप इंटरनली यूनाइट होके इसको पाया तकमील तक पहुंचाने में आपको बड़े मसाइल पेश आएंगे। दूसरी बात, चाइनीज जो आपके वर्कर्स हैं इधर, उनकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ करनी है आप। नंबर 3, जो आपने कमिट किया है इस फेज में करने का, उसको आपने बैन ही बिल्कुल उसी तरह से टाइमली, ये मेरा लफ्ज नोट कीजिएगा, आपने टाइमली उसकी इंप्लीमेंटेशन करनी है। ये 3 बातें मैंने बताई हैं। इसके लिए इस वक्त के केयर टेकर्स करें या आइंदा आने वाली करें, याद रखिएगा कि सीपैक को सिर्फ ऐसे ही गेम चेंजर नहीं कहा जाता और उसमें बाकायदा तौर पे सियासी किस्म की खखेड़े डालनी कि जी चाइना का इसमें फायदा है, पाकिस्तान ने तो अपने आप को बेच दिया, फलां फलां, इससे कता नजर ये देखिएगा कि ये वाकईतन पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और मुआशी मुस्तकबिल के लिए एक गेम चेंजर है। बिल्कुल। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे भारत में सितंबर में होने वाली G20 समिट, और इस हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल का तमाम G20 ममालिक के सरबराहान को अहम ख़त। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और जैसे कि हमने बताया था कि अब हम बात करेंगे सितंबर 2023 में भारत आलमी सतह की समिट करा रहा है, जिसे बैनुल-अक़वामी अमूर में हम G20 की समिट कहते हैं, यानी 20 ममालिक की समिट जो तरक्की पजीर ममालिक हैं। इस हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक इंतहाई अहम ख़त लिखा है इन तमाम ममालिक के सरबराहान को, और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि मकबूजा कश्मीर में इस वक्त होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, भारत की जानिब से जारी जुल्म, सितम, बर्बरियत का नोटिस लिया जाए। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, इससे पहले भी एक टूरिज़म के ऊपर सियाहत श्रीनगर में मुनक्कद हुई थी, और वो बहुत जिसे कहते हैं कि इंतहाई आलमी सतह पर तशवीश, खतूत, उसके बाद अगरचे कि वो हो गई लेकिन उसमें शिरकत ना होने के बराबर थी। क्या समझते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल का ये जो ख़त किया है G20 के सरबराहान को, इसका भी यकीनी तौर पे कोई असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये एक हौसला अफजा पेशरफ्त है
और पाकिस्तान की सिफारतकारी और जो पाकिस्तान का बैन अवी कश्मीर के हवाले से बयानिया है उसकी एक तरह से हौसला अफजाई भी हुई है और उसको सपोर्ट भी मिली है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो कश्मीर का बयानिया है उसको चूँकि एमनेस्टी इंटरनेशनल मैंने आज ये ट्वीट भी किया हुआ है, आपने देखा होगा कि इसमें सिर्फ एमनेस्टी इंटरनेशनल नहीं बल्कि और भी कई बैन अवी तौर पे जो क्रेडिबल और इंडिपेंडेंट इंसानी हकूक़ की तंजीमें बिल्कुल उन्होंने भारत की जो तर्ज अमल है मकबूजा कश्मीर में भी और अमूमी तौर पे भारत के अंदर जो लोअर कास्ट हिंदूज हैं, सिख हैं, ईसाई हैं और मुसलमान हैं, उनके साथ जो तर्ज अमल रवा रखा गया है उस पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। लेकिन दूसरा पहलू जो है वो उसकी टाइमिंग बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसको एड्रेस किया गया है G20 के ममालिक की जानिब, जो कि आप जानते हैं तकरीबन 2 हफ्ते के बाद G20 की सरबराह समिट होने वाली है भारत में। तो मैं समझता हूँ कि इसको ताकि वो कंसिडर करें और जो ज़मीनी हक़ाइक़ मकबूजा कश्मीर में हैं और इंसानी हकूक़ की जो सूरत हाल अमूमी तौर पे भारत के अंदर माइनॉरिटीज़ की तरफ है उसको वो कंसिडर करें भारत के साथ अपनी पॉलिसी और रवासिम को मुरतब करते हुए। लेकिन मेरी इस हवाले से मुख्तसरन 2 तजावीज़ ये हैं कि जो हमारे सुफरा और इंतहाई जय्यद जो सफारतकार G20 ममालिक में तैनात हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सिर्फ इस खत पे यानी कि इक्तिफा नहीं करेंगे बल्कि इसको फॉलो अप करेंगे और बायलैटरली जो अपने काउंटर पार्ट्स हैं, चाहे वो उनके फॉरेन ऑफिसेज हों या उनके सियासतदान हों या पार्लियामेंटेरियंस हों, उनके साथ भी ये मामलात उठाएंगे ताकि उनको भी कश्मीर की और भारत की जो दाखिली सूरत हाल है उसकी बेहतर शनासाई हो सके। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम ये सिर्फ सरकारी सत्ता पे करने का नहीं है, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, डायस्पोरा है और कश्मीरी भाई जो G20 में क़याम पजीर हैं, मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो लोकल लेवल पे भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स से और अपने पार्लियामेंटेरियंस को ईमेल लिखें, उनको बताएं, उनको आगाही दिलाएं और उन पे ये जोर दें कि वो भारत की जो असलियत है और मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है उसको मद्देनजर रख के भारत के साथ एक हकीकत पसंदाना अंदाज में पॉलिसी मुरतब करें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब ने दफ्तर ख़ारजा का दौरा किया, क्या वो मुतमईन थे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से? और दूसरा, उन्होंने कोई मुस्तकबिल के लिए कोई अहदाफ दिए, टारगेट्स दिए? जी, प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट था फॉरेन ऑफिस का जी, वो एक पहला उनका दौरा था। इस तरह की और भी उन्होंने कहा कि वो और भी विजिट्स करते रहेंगे। इस मौके पर उनको जो इस वक्त तक हमारे रिलेशनशिप है मुख्तलिफ ममालिक के साथ, हमारी पॉलिसीज हैं, उसकी उनको ब्रीफिंग दी गई। उसके बाद उन्होंने अपनी विजन फॉरेन ऑफिस के साथ शेयर की कि वो किस तरह पाकिस्तान को देखते हैं इंटरनेशनली, हमारे जो ताल्लुकात हैं अहम ममालिक के साथ, उसके बारे में उन्होंने बातचीत की। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और पब्लिक डिप्लोमेसी पे उनका जो विजन है उन्होंने वो शेयर किया और उन्होंने फॉरेन ऑफिस को ये डायरेक्शंस दी कि पाकिस्तान की जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं बाहर, उनका ख्याल रखने में पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस और हमारे मिशन भरपूर रोल अदा करें। जी, एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, स्पेसिफिकली आपसे सवाल ये है कि इस किस्म के जो प्रेशर्स हैं अल्टीमेटली वो नतीजा खेज साबित होते हैं। आप क्या समझते हैं ये G20 के सरबराहान को एमनेस्टी इंटरनेशनल और दुनिया भर की इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से जो खतूत अरसाल किए गए हैं, क्या भारत के ऊपर ये किसी भी हवाले से 5% भी 10% भी कुछ दबाव बढ़ के कोई सूरत हाल बदल सकती है? डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट तो होती है मतीन साहब जी। ये साहब खत की बात कर रहे हैं, ये मेरे नजदीक इसके 2 पहलू हैं, फौरी तौर पे जल्दी से बताता हूं। पहला ये है कि एक बहुत ज्यादा जय्यद किस्म के न्यूट्रल इदारे ने ये कहा है कि वो जो आपने वर्किंग ग्रुप टूरिज्म का किया था इलीगली प्रैक्टिकली फ्लॉप हो गया था कश्मीर में, अब जो G20 की समिट होनी है उसमें इस तरह का चांस ना लीजिएगा। ये पहला इसका पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जहां तक इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात है, 1990 और 91 से मैं उनकी रिपोर्टें पढ़ रहा हूं और उस वक्त से लेके आज तक जब भी
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने या एशिया वॉच ने या इस तरह की जो मुदब्बर किस्म की जो कि यानी बड़ी अच्छी रेपुटेशन की न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इंडिया को हमेशा उनकी उसकी मजम्मत की है, खास तौर पे इंसानी हुकूक के हवाले से वायलेशन ऑफ जो आपकी है यानी ह्यूमन राइट्स की, और उसमें भी खासुल खास उन्होंने बाकायदा फिगर्स दिए हैं। अगर आप 1990 से अभी तक का देखें, वो बाकायदा फिगर्स देते हैं इतनी जो है वो, यानी उन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की, इतने लोगों की लाशें फलानी जगह से मिली, इतने लोग, जो कि हम जब करते हैं तो लगता है कि हम कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल एमनेस्टी कर रही है। आखिरी इसका पहलू ये है कि G20 के ममालिक को ये खत लिखना, देखिए ना, ये एक रिपोर्ट के तरीके भी सामने आ सकता था। क्यों G20 को लिखा? इसलिए कि उसमें वो पहले वाला जो है कि टूरिज्म का आपने किया था, जरा ध्यान रखिएगा जी, क्योंकि बात करते हैं ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस फलाना फलाना, तो आप उस मुल्क में जा रहे हैं जिसमें दलित हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, उसमें तो मोदी साहब ने खुलेआम कह दिया है कि हिंदुत्व और जो आरएसएस है उसमें सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे। तो आप उस मुल्क में ये G20 करने जा रहे हैं, जरा ध्यान रखिएगा कि ये मुल्क जो है इसके इस वक्त कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें ये ह्यूमन राइट्स का पहलू है, और ये एक बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ के तायद होती है। चल जी बिल्कुल नाज़रीन, G20 समिट के ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत बैनुल-अक़वामी तंजीमों का जो ख़त है G20 के सरबराहान के नाम, वो इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। और यकीनी तौर पे जिस तरह के एम्बेसडर नजम साकिब साहब ने कहा कि डिप्लोमेटिक एम्बेरसमेंट है भारत के लिए, और इसका यकीनी तौर पे भारत के ऊपर असर पड़ेगा। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद थी तर्जमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब और एम्बेसडर नजम साकिब साहब। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम G वर्ल्ड की टीम को अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।